प्राचीन मिस्र के लोग अंतरिक्ष में कितनी अच्छी तरह से दिशा निर्धारित करते थे। ऐसा लग सकता है कि हजारों साल पहले बिना किसी दूरबीन के बनाए गए आकाश के चित्रों में सिर्फ सूर्य, चंद्रमा और कुछ सबसे चमकीले तारे ही दिखाई देने चाहिए। हालांकि डेंडेरा राशि चक्र पर प्राचीन मिस्र के लोगों ने मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र को भी एक पैटर्न में दर्शाया था, जो आकाश में सिर्फ एक बार लगभग हर 1000 साल में दोहराया जाता है। और यह इतनी सटीकता से किया गया है कि आधुनिक गणनाओं का उपयोग करके वैज्ञानिक उस तारीख को निर्धारित करते हैं जब रहस्यमयी ग्रह दिखाई देता है। राशि चक्र का निर्माण ईसा से 50 साल पहले हुआ था, और हालांकि मिस्र के वैज्ञानिकों को लगता है कि यह चित्र बल्कि अनुष्ठान है, अन्य शोधकर्ताओं का दावा है कि डेंडरस राशि चक्र में उस समय के लिए सितारों और ग्रहों की चाल के बारे में बहुत अधिक विस्तृत खगोलीय जानकारी है। दरअसल सूरज को देखते हुए प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि रा ने इसे अपने सौरमंडल में आकाश में लाया था। फिर भी ये संभव है कि इसके बावजूद उनके पास अभी भी उससे कहीं अधिक गहरा वैज्ञानिक ज्ञान था, जिसकी हम आमतौर पर उनसे अपेक्षा करते हैं। और डेंडेरो ज़ोडियाक अब तक की एकमात्र कलाकृति नहीं है जो इसे साबित कर सकती है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि स्टीफन हॉकिंग ने क्यों सोचा कि प्राचीन मिस्र के लोगों ने अधिक उन्नत सभ्यता की मदद ली थी। क्या वे वास्तव में अंतरिक्ष सामग्री को संसाधित करने में सक्षम थे? कोलंबस से हजारों साल पहले अमेरिका के साथ उनके संपर्कों की क्या वजह है? और सामान्य तौर पर कौन सी रहस्यमय कलाकृतियां और आश्चर्यजनक खोजें प्राचीन मिस्र के बारे में हमारी धारणा को उलट सकती हैं? कुछ खोजों से यह साबित होता है कि प्राचीन मिस्र की तकनीकें आम धारणा से कहीं ज्यादा उन्नत थीं। वैज्ञानिकों को हेलीकॉप्टर की चित्रलिपि कई कारणों से दिलचस्प लगती है। वे सबसे प्राचीन में से हैं और वे शुरुआती चित्रलिपि लेखन को समझने में महत्वपूर्ण थे। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी और हवाई जहाज की तस्वीरें वहां क्या कर रही हैं। घटनाओं के आधिकारिक संस्करण के अनुसार ये सिर्फ एक बहुत ही अजीब संयोग है। मुद्दा यह है कि ये चित्रलिपि अबीदोस में ओसिरिस मंदिर में दर्शाई गई हैं, जिसका निर्माण सबसे पहले फिरौन सेटी ने शुरू किया था और रामेसेस II ने पूरा किया था, जिन्होंने अपने पूर्ववर्तियों की चित्रलिपि को प्लास्टर किया था और अपने खुद के चित्रलिपि को शीर्ष पर फिर से उकेरा था। इसे पालिम्पसेस्ट कहा जाता है। जैसे जैसे साल बीतते गए, प्लास्टर आंशिक रूप से मिटता गया और परिणामस्वरूप चित्रलिपि ओवरलैप हो गई, जिससे वे चित्र बने जिनमें हम आधुनिक आविष्कार देखते हैं। लेकिन कुछ शोधकर्ता वैज्ञानिक व्याख्या के बारे में कुछ हद तक संशयी हैं। उनके अनुसार ये संयोग से कहीं ज्यादा संदिग्ध प्रतीत होता है। यह महज संयोग नहीं हो सकता कि चित्रलिपि मिट गई और आधुनिक मशीनों के अलग अलग चित्रों में ओवरलैप हो गई। डॉक्टर रूथ मैकिनले होवर का दावा है कि यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्राचीन मिस्र की इंजीनियरिंग अत्यधिक उन्नत थी। यानी हमारे सिद्धांत के अनुसार कुछ हजार साल पहले उनके पास हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी और हवाई जहाज थे, लेकिन वे सुपर सीक्रेट तकनीकें थी जो अब खो चुकी हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो असीरियन निश्चित रूप से मिस्रियों के साथ लड़ाई में मशीनों को देखते। फिर फिरौन की सेनाओं के खिलाफ कई लड़ाइयों को दर्शाने वाले उनके भित्ति चित्र कुछ इस तरह दिखते। इसलिए ये सिद्धांत बहुत अविश्वसनीय लगता है। लेकिन साकाकारा पक्षी के बारे में क्या? इसे अक्सर इस बात के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कि प्राचीन मिस्रवासी वायुगतिकी के नियमों को जानते थे। कुछ वैज्ञानिक इस आकृति को महज एक खिलौना, होरस, बाज देवता के पंथ का अवशेष मानते हैं। हालांकि मिस्र के वैज्ञानिक खलील मसीहा का दावा है कि साकाकारा पक्षी एक प्राचीन ग्लाइडर का मॉडल है जो अभी तक नहीं बचा है या पाया नहीं गया है। मसीहा ने उड़ान के लिए आवश्यक क्षैतिज स्टेबलाइजर की कमी को इस तथ्य से समझाया कि यह खो गया है। शोधकर्ता ने एक प्रयोग भी किया। उन्होंने साकाकारा पक्षी का एक मॉडल बनाया जिसमें गायब हिस्सा जोड़ा गया। प्रयोग के परिणामस्वरूप मसीहा ने पाया कि पक्षी वास्तव में कई मीटर तक ग्लाइड करने में सक्षम था। ग्लाइडर डिजाइन और पायलटिंग के विशेषज्ञ मार्टिन ग्रेगरी ने सक्कारा पक्षी के साथ ऐसा ही प्रयोग किया। मार्टिन ग्रेगरी ने सक्कारा पक्षी की प्रतियां बनाई और अपने स्वयं के परीक्षणों की एक लंबी श्रृंखला चलाई। उनके कारण ये स्पष्ट हो गया कि बिना क्षैतिज स्टेबलाइजर के पक्षी बिल्कुल अस्थिर था। लेकिन जब कलाकृति की बारीकी से जांच की गई तो पता चला कि यह स्पष्ट रूप से वहां कभी था ही नहीं। इसके बजाय यह मॉडल एक अद्भुत मौसम नस बनाता है।
ये हवा के प्रवाह को सटीक और स्थिर रूप से दिखाता है, जिसका अर्थ है कि प्राचीन मिस्र के लोग निश्चित रूप से जानते थे कि पवन ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाता है। तो क्या उन्होंने इसका उपयोग किसी चीज को चार्ज करने के लिए किया होगा? डेंडेरा लाइट रिलीफ में स्पष्ट रूप से एक महिला को अपने हाथों में एक बड़ा प्रकाश उपकरण पकड़े हुए दिखाया गया है। ये रिलीफ हेटो मंदिर में पाया गया था और ऐसा लगता है कि इसे जानबूझकर फर्श के स्तर से नीचे संकीर्ण कमरों में छिपाया गया था, जहां पहुंचना मुश्किल है। इसके अलावा इसे पालिम्पसेस्ट के रूप में नहीं समझाया जा सकता है, क्योंकि छवि बिल्कुल वैसी ही संरक्षित है जैसी प्राचीन मिस्रियों ने इसे बनाया था। फिर भी मिस्र के विद्वान रहस्यमय प्रकाश बल्ब की व्याख्या करते हैं। राहत में विशिष्ट मिस्र के प्रतीकों का एक संयोजन है, जेड, जो ओसिरिस का प्रतिनिधित्व करता है, और कमल के फूल से निकलता हुआ एक सांप। जेड स्थिरता और स्थिरता का प्रतीक था, जबकि सांप और कमल समृद्धि का प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन कई शोधकर्ता इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हैं, खासकर डेंडेरा लाइट की समानता को देखते हुए, जो कि शुरुआती औद्योगिक बल्ब क्रूक्स ट्यूब से मिलती जुलती है। क्या वे वास्तव में अपनी कब्रों को कुछ इसी तरह से रोशन करते थे? प्राचीन मिस्रवासियों के लिए बिजली वास्तव में उनके मंदिरों, पिरामिडों के निर्माण के लिए प्राथमिक सामग्री के साथ काम करने में उपयोगी रही होगी। आज इसे उत्खननकर्ताओं, बुलडोजरों और विस्फोटकों का उपयोग करके खनन किया जाता है। मैं अत्यधिक ठोस ग्रेनाइट के बारे में बात कर रहा हूँ। वैज्ञानिकों ने माना कि प्राचीन मिस्र के लोग पहले से मौजूद दरारों और चट्टान में कमजोर बिंदुओं में लकड़ी के कील ठोकते थे और फिर उन्हें पानी में भिगोते थे। लकड़ी फैलती थी और इस तरह ग्रेनाइट को विभाजित करके उसे संसाधित करती थी। आधिकारिक विज्ञान के अनुसार प्राचीन मिस्र के लोग कथित तौर पर खुदाई के दौरान मिले औजार या लिखित रूप में या चित्रों में दर्ज औजारों से काम चलाते थे। लेकिन आज ग्रेनाइट में छेद करने के बारे में क्या? अपघर्षक के लिए वे हीरे की धार वाली ड्रिल या जबरदस्त दबाव में पानी का उपयोग करते हैं। लेकिन प्राचीन मिस्र के लोग ये कैसे करते थे, यह आज भी स्पष्ट नहीं है। चूंकि उस समय उनके पास जो तांबा था वह ड्रिलिंग के लिए बहुत नरम था, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपघर्षक पदार्थ के रूप में रेत का उपयोग किया था। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन मिस्र के लोग ध्वनि उपकरणों का उपयोग करके ग्रेनाइट को ड्रिल करते थे, जो अभी भी अज्ञात है। सामान्य तौर पर प्राचीन मिस्र की निर्माण कला में अभी भी कई खामियां हैं, लेकिन उनकी वास्तुकला संबंधी उपलब्धियों को देखते हुए वे किसी विशेष ज्ञान के बिना ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे। क्या प्राचीन मिस्रवासी हमारी सोच से ज्यादा होशियार थे? शोधकर्ता गीजा के महान पिरामिड को इसके लिए प्राथमिक सबूतों में से एक मानते हैं। ये प्राचीन मिस्र का सबसे बड़ा और साथ ही सबसे पुराने पिरामिडों में से एक है। 146.5 मीटर ऊंचा, इसे ईसा से 2600 साल पहले बनाया गया था की व्याख्या कर पाए हैं। पिरामिड के दक्षिण में एक खदान से पत्थर के ब्लॉक निकाले गए थे और रेगिस्तान में ऐसे भार के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए उन्होंने रेत को पानी से गीला कर दिया। फिर भी यह स्पष्ट नहीं है कि मिस्रियों ने जमीन से 100 मीटर से अधिक ऊपर कई टन के ब्लॉक कैसे उठाए। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके लिए एक रैंप की आवश्यकता थी, जो एक समान ढलान वाला हो, जिससे ब्लॉक को ऊपर की ओर खींचना आसान हो। हेटेनब में पुरातत्वविदों को चट्टान में एक ऐसा रैंप मिला। ये दोनों तरफ से काफी खड़ी थी, सीढ़ियों से सटी हुई थी, जिसमें बार बार छेद किए गए थे, जिनमें लकड़ी के खंभे ठूंस दिए गए थे। रस्सियों और पुली की एक प्रणाली के निशान भी हैं, जो पहियों की तरह हैं जो रस्सियों को कसते हैं। हालांकि इसकी सभी इंजीनियरिंग जटिलताओं को देखते हुए ये रैंप गीजा के महान पिरामिड जैसा कुछ बनाने के लिए बहुत छोटा है। आकलन के अनुसार इसके लिए ब्लॉकों को उठाने के लिए लगभग 20 डिग्री के कोण पर झुकाव की आवश्यकता होगी। इसका मतलब यह है कि उन्हें महान पिरामिड में जो रैंप जोड़ना पड़ा होगा वह पिरामिड से कम विशाल नहीं रहा होगा। इन विसंगतियों के कारण ब्रिटिश लेखक और पत्रकार ग्राहम हैनकॉक का मानना है कि पिरामिड वास्तव में एक अत्यधिक विकसित प्राचीन सभ्यता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए थे, क्योंकि मिस्रवासियों के पास इसे स्वयं खड़ा करने के लिए इंजीनियरिंग विशेषज्ञता का अभाव था। उनके अन्य मापदंडों के बारे में भी गर्मागर्म चर्चाएं होती हैं। बेल्जियम के एक लेखक रॉबर्ट ब्यूगो ने ओरियन बेल्ट में 3 प्राथमिक सितारों की स्थिति और गीजा परिसर में 3 मुख्य पिरामिडों के बीच एक संबंध पाया। उनके विचार में प्राचीन मिस्रवासियों के पास खगोल विज्ञान और भूगोल में अपेक्षाकृत उन्नत ज्ञान था, जिससे वे पिरामिडों को सितारों के साथ सटीक रूप से सहसंबंधित करने में सक्षम थे। लेकिन इस सिद्धांत में और भी बहुत कुछ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पिरामिड ईसा से लगभग 500 साल पहले बनाए गए थे।
यानी पिरामिड और आकाश के बीच कोई भी समानता सितारों के तत्कालीन वितरण से संबंधित होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं, तारों वाला आकाश बदलता जाता है और तदनुसार 4500 साल पहले ओरियन का लेआउट बिल्कुल अलग था। लेकिन आज के सितारों के संरेखण को देखते हुए सहसंबंध सटीक नहीं है। तारामंडल के उपकरणों का उपयोग करते हुए खगोलविदों ने पाया कि पिरामिडों को ओरियन बेल्ट के आकार में संरेखित करने के लिए या तो पूर्व या बाद के वितरण को स्थानांतरित करने की आवश्यकता होगी। लेकिन पिरामिड आकाशीय संरेखण के ऐसे मामले हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। वैज्ञानिक गीजा के महान पिरामिड के उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व के कार्डिनल बिंदुओं के साथ सटीक सहसंबंध से सबसे अधिक प्रभावित हैं। वर्षों से शोधकर्ताओं ने ये समझने की कोशिश की कि प्राचीन मिस्र के लोग ऐसा कैसे करते थे। इसके अलावा उम्मा शीतकालीन संक्रांति पर सूर्य मेनकोर के पिरामिड के ऊपर अस्त होता है। इसने आधिकारिक स्पष्टीकरण को जन्म दिया, जिसके अनुसार प्राचीन इंजीनियरों ने सूर्य की गति को ध्यान से देखकर पिरामिडों को संरेखित किया। क्या उनके पास कंपास बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान था, लेकिन ये कलाकृतियां संरक्षित नहीं थीं। वैकल्पिक रूप से, क्या उनके पास खगोल विज्ञान की हमारी सोच से कहीं अधिक विस्तृत समझ थी? और सिर्फ खगोल विज्ञान ही नहीं। स्कारलेट मफेट, जिन्होंने 2016 में अमेरिकी शो आई एम ए सेलिब्रिटी में भाग लिया था, ने दर्शकों को चौंका दिया, ये दावा करते हुए कि निर्वात में प्रकाश की गति पूरी तरह से गीजा के महान पिरामिड के शीर्ष बिंदु की चौड़ाई के साथ मेल खाती है। और यह एक वास्तविक तथ्य है जिसे आप नकार नहीं सकते या समझा नहीं सकते। प्राचीन मिस्र के लोग प्रकाश की गति के बारे में कैसे जान सकते थे? परंपरागत रूप से विज्ञान इसे एक पूर्ण संयोग के रूप में समझाता है। लेकिन मोफेट का अपना सिद्धांत था। उन्होंने कहा कि आइंस्टीन के सिद्धांतों के अनुसार समय में यात्रा करने के लिए आपको प्रकाश की गति से भी तेज चलना होगा। इसका मतलब है कि भविष्य के लोग प्राचीन मिस्र की यात्रा करने के लिए प्रकाश की गति को तोड़ सकते हैं। और उन्होंने पिरामिडों को काफी उल्लेखनीय और सबसे महत्वपूर्ण रूप से लंबे समय तक चलने वाली वस्तुओं के रूप में बनाया, जिसमें स्पष्ट संकेत है कि समय यात्रा वास्तव में संभव है। स्वाभाविक रूप से शो के दर्शकों ने भी मोफेट का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जल्द ही स्टीफन हॉकिंग ने खुद अचानक उनके सिद्धांतों का समर्थन किया। उन्होंने उन्हें एक पत्र भेजा जिसमें दावा किया गया कि समय यात्रा सिद्धांत पिरामिड के अजीब निर्देशांक के पीछे एक वैध कारण हो सकता है। अगर प्राचीन मिस्र के रहस्य ऐसे गंभीर वैज्ञानिकों को ऐसी शानदार यात्राओं के बारे में बोलने के लिए मजबूर करते हैं, हम प्राचीन मिस्र की और भी अजीब खोजों और असली कलाकृतियों की व्याख्या कैसे कर सकते हैं? कई शोधकर्ता अनुमान लगाते हैं कि प्राचीन मिस्र के लोग भविष्य के लोगों के संपर्क में नहीं थे, लेकिन वे संपर्क में थे एलियंस के साथ। लेकिन क्या होगा अगर हम मान लें कि यह सच है? तब प्राचीन मिस्रवासियों को एलियन ज्ञान को संग्रहित करने के लिए कहीं न कहीं की आवश्यकता होगी। ऐसे अधिकांश सिद्धांतों के अनुसार हमें इसे गीजा के महान पिरामिड के अंदर शाफ्ट में खोजना चाहिए। वे तथाकथित राजाओं के कक्ष से लेकर पिरामिड के नीचे अज्ञात गहराई तक फैले हुए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये शाफ्ट वेंटिलेशन के लिए बनाए गए थे, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि मृतकों को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होगी।